तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हमने। अब हम क्या पढ़ेंगे? एनटी जो है हमारा 5 साल दिया गया है। एन नॉट जो है हमारा वो 1200, तो 1200 को हम रख लेते हैं। बर्थ कितना हुआ? बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, इमिग्रेशन आपको निकालना है इस फॉर्मूले में। तो बर्थ की वैल्यू मान लो 200 दी हुई है, तो 200 और इमिग्रेशन की वैल्यू मान लो 325 दी गई है, प्लस 325। इन दोनों को पहले कैलकुलेट करेंगे तो 525 आएगा। इसको माइनस कर दीजिए किसमें? डेथ प्लस इमिग्रेशन। तो डेथ कितने हुए? 150 प्लस 170, मतलब 320 लोग गए पॉपुलेशन से। तो 525 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 205। तो 205 मतलब 205 लोग इंक्रीज हुए। कितने में? 1200 में से 1200 प्लस 205, तो टोटल पॉपुलेशन इज 1405। तो ज्यादातर बच्चों का जो आंसर आ रहा है 1405 आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों ने कल का कंसेप्ट पढ़ लिया है। अब ये बताइए, कल मैंने ये भी बताया था अगर इस तरह का पॉपुलेशन है तो क्या है ये? एक्सपोनेंडिंग है, स्टेबल है, या डिक्लाइनिंग है? किस तरह का पॉपुलेशन है? एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है, या डिक्लाइनिंग है? स्टेबल है। स्टेबल क्यों हुआ? बच्चे तो हर साल बढ़ रहे हैं ना। आप सोचिए 1400 की टोटल, 1200 की टोटल पॉपुलेशन थी, उसमें 205 लोग और बढ़ गए, तो कितना परसेंट रेशियो बढ़ गया? कोई है भाई मैथमेटिक्स में तेज? तो एक्सपेंडिंग होगा, हाँ एक्सपेंडिंग होगा। द ग्रोथ विल बी समहाउ एक्सपेंडिंग हियर, ओके। क्योंकि बर्थ रेट बढ़ रहा है ना, हर साल बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं घट रहा है। या लेस और मोर अगर उसके इक्विवेलेंट, जैसे मान लो 1400, 1200 था, 1230 आता, 1225 आता, तो आप कहते स्टेबल पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, इतना अप डाउन चलता है। लेकिन 200 के ऊपर बढ़ जाना मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि सर्टेन पॉपुलेशन, सर्टेन अमाउंट में क्या हुआ, पॉपुलेशन अचानक से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो यही हमने कल डिस्कस किया था। लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला बच्चों बताइए। बस हैंड रेस कीजिए, हम खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है? आप मतलब खड़ा कर दे रहे हैं, जैसे बोल दे रहे हैं आप लोग को। हैंड रेस कीजिए बच्चों। लॉजिस्टिक वाले का फॉर्मूला किसको पता है? हैंड रेस कीजिए, अनम्यूट करते हैं। अरे कोई नहीं बता रहा है। हाँ प्राची बताइए। dn by dt is equal to rn into k minus n by k. के क्या है यहाँ पर? The k carrying capacity. वेरी गुड, के इज कैरिंग कैपेसिटी। सो बच्चों, अच्छा वैष्णवी, आप हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बताओ। सर dn by dt equals to rn। आर, आर क्या है यहाँ पर? स्मॉल आर क्या है? सर मतलब कि सर मतलब कि वो अगर कोई भी मतलब जैसे कि इंट्रिंसिक रेट होता है, जैसे कि नेचुरल इंक्रीज का, जैसे कि नेचुरली इंक्रीज कर रहा है, वो जो रेट होता है उसी को बोलते हैं यार। हाँ, अगर आप नेचर के हिसाब से, इंट्रिंसिक। मतलब नेचर अगर आपको सब कुछ दे, उस हिसाब से आप जो बढ़ सकते हैं मैक्सिमम, वो स्मॉल आर है। तो इंट्रिंसिक रेट मतलब आपके अंदरूनी, हर ऑर्गेनिज्म का बढ़ने का रेट अलग अलग होता है ना, कोई एक साल में डबल हो जा रहा है, किसी को कई साल लग रहा है, तो आप नेचुरली कितना बढ़ रहे हैं वो आपका स्मॉल आर है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको।
आपको पूरे रिसोर्स दिए जाने पर भी आप किस रेट से बढ़ रहे हैं, वो आपका स्मॉल आर है। ठीक है, ह्यूमंस, अगर मान लो ह्यूमंस को पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भी बढ़ाना है तो इस वो गेस्टेशन पीरियड कम नहीं कर सकते, वो 9 महीना लगेगा ही लगेगा, तो वो हमारा स्मॉल आर है, हमारे बढ़ने का रेट है वो। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया सबको? हैंड रेस कर दीजिए। हाँ, सिर्फ 2 ही बच्चों ने हैंड रेस किया, 5 बच्चों ने किया। चलो, आज बच्चे कम कैसे दिख रहे हैं, ये कौन कौन नहीं है? वैष्णवी है, प्रत्यूष, संदेश, प्राची, उदासी, कल्याण, आरिस। ओके, कुछ तो बच्चे गायब हैं। खैर, आज ठंडी भी इतनी नहीं है, मतलब ठंडी तो अब धीरे धीरे कम ही हो रही है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आयुषी एंड रिया आर एब्सेंट। ओके, हाँ, ये 2 बच्चे एब्सेंट, आयुषी एंड रिया। मैं नाम लिख लेता हूँ ताकि क्लास के बाद एक बार, चलो मैं बाद ही में करता हूँ, अभी नेटवर्क के लिए। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। देखो, किसी के लाइफ में, पूरे लाइफ साइकिल में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से बिहेवियर होता है इन रिस्पॉन्स टू देयर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ये उसके लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन को शो करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सान्या भी एब्सेंट है, ठीक है, मुझे एक बार लास्ट में बताना, ठीक है, मैं पूछूंगा तो उस टाइम। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो तुम लोग हो, तो तुम्हारा एबायोटिक और बायोटिक के साथ पूरे लाइफ टाइम में क्या इंटरेक्शन रहा है। अब तुम जब बहुत बूढ़े हो जाओगे तो अपने बच्चों को या और अगली जनरेशन को कहानियां सुनाओगे कि भाई हमारे टाइम में कोरोना आया था, हम इस तरह से झेले, ठीक है, इस समय इस चीज की शॉर्टेज थी तो हम इस तरह से उभरे, या हमें कोई बीमारी हुई थी तो हम इस तरीके से उसमें से निकल पाए। तो आपका लाइफ साइकिल में आपने किन किन तरह के चेंजेस का सामना किया है, या कभी मान लो आपके सामने कोई खतरनाक बायोटिक कंपोनेंट आ गया या भूकंप कभी आ गया हो, तो उससे आप कैसे बचे, या उसको, या कभी आप किसी रीजन में गए हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम आ गया हो, फिर आपने उसको अडॉप्ट किया हो। तो ये सब आपके लाइफ में होने वाले जो वेरिएशंस है इन रिस्पॉन्स टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, यही क्या है, आपके लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन आना एकदम श्योर शॉर्ट है बोर्ड्स में, और एग्जाम्पल आएगा ये भी श्योर शॉर्ट है। Example may be come from NCERT, it may be come from outside, but the question will come for sure, and you have to be very much prepared. सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए, टर्म्स पता होना चाहिए, फिर टर्म्स के बिहाफ पर आप वो एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जितने एग्जाम्पल्स ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हैं इसमें देखिएगा, ठीक है। सो बच्चों, पॉपुलेशन का इंटरेक्शन कैसे है, ये इंटरेक्शन किसके बिहाफ पे कहा जा रहा है? जस्ट बायोटिक इज टू बायोटिक, बायोटिक बायोटिक के साथ किस तरह से इंटरेक्ट है, इसको हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। मतलब मैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट होता हूँ या किस तरीके से बिहेवियर शो करता हूँ, वो मेरा क्या है, पर्टिकुलर या पर्सनल बायोटिक या पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो उसमें 2 तरह के इंटरेक्शन होते हैं, बायोटिक टू बायोटिक में 2 तरह के इंटरेक्शन होते हैं, 2 अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में। जैसे एक एरिया में रहने वाले लोग या वैरायटीज ऑफ स्पीसीज किसी दूसरे एरिया में रहने वाले वैरायटीज ऑफ स्पीसीज के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट है, ठीक है। तो वो इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन कहलाएगा। 2 अलग अलग जगह के लोग आपस में किस तरीके से इंटरेक्टेड है, और एक ही जगह में रहने वाले, एक ही जगह में रहने वाले 2 तरह के वैरायटीज किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट होती हैं, इसको हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इंट्रा
स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं, सेम पॉपुलेशन में होने वाले इंटरेक्शन को। और इंटर किसको बोलते हैं बच्चों? टू डिफरेंट पॉपुलेशन में होने वाले इंटरेक्शन को इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। समझ में आ गया हो तो हैंड रेज कर दीजिए। इंटर और इंट्रा, हालांकि कई बार आप लोगों ने सुन लिया होगा ये टर्म, तो सुन के ही आप लोग क्लियर हो जाते होंगे। इंटर मतलब दो के बीच में, इंट्रा मतलब विद इन द सेम। आपने हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा होगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अगर दो अलग अलग स्पेसीज, दो अलग अलग पॉपुलेशन के स्पेसीज के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है तो इंटर स्पेसिफिक होता है। और सेम ही पॉपुलेशन के दो और इंडिविजुअल के बीच में रिप्रोडक्शन कराया जाए तो इंट्रा स्पेसिफिक हो जाता है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी आपने पढ़े होंगे, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बच्चों इंटरैक्शन के टाइप्स देख लेते हैं और उसमें इजी वे में उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब बच्चों जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो। प्रीडेशन में क्या होता है, एक जो शिकारी है, तो शिकारी का क्या होता है, शिकारी को फायदा होता है और जो शिकार बन जाता है उसको नुकसान होता है। तो जितने भी शिकारी वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो शिकार करते हैं किसी का भी, वो सब क्या है, प्रीडेटर्स या प्रीडेशंस में आते हैं। दूसरा है बच्चों कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, एक ही चीज के लिए लड़ने वाले दो या दो से ज्यादा लोग। तो जब दो लोग लड़ाई करेंगे जो कि सेम उससे बिलोंग करते हैं, जैसे कुत्ते हैं, एक एरिया के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो ये कंपटीशन है। फूड है, फूड के लिए दो लोग लड़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा कंपटीशन ह्यूमंस के बीच में लगा हुआ है, डेवलपमेंट को लेकर और अपने पर्सनल सेल्फिशनेस को लेकर के भी लगा हुआ है। तो जनरली क्या होता है बच्चों कि हम कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन में क्या कर रहे हैं, किसका ज्यादा घर होगा, किसकी ज्यादा गाड़ी होगी, इस चक्कर में हम इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़क बन रही है, गाड़ियां खरीदे जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं हम लोग अपने कंपटीशन में ही, कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या हो जाए, रॉयल लाइफ जिए, लीजर लाइफ जिए, ठीक है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट जोन में लेकर के जाए। तो ये कंपटीशन है हर ह्यूमन का हर ह्यूमन के साथ। और कंपटीशन में हम क्या कर रहे हैं, अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो अपना ही लॉस कर रहे हैं ना जनरली। नेचर को बर्बाद किया हमने। अगर एक आदमी ग्रो करेगा तो दूसरे आदमी का लैंड घटेगा ना, तो जो गरीब हैं उनके लिए जगह कम होती जा रही है, रिसोर्सेस कम करते जा रहे हैं जो अमीर लोग हैं वो लोग, ठीक है। तो ये कंपटीशन में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन दोनों का होगा, ठीक है। किसका होगा, दोनों का होगा। अब अमीर लोग नेचर को नुकसान करेंगे, नेचर उनको बर्बाद करेगी फिर। तो गरीब लोग इम्यूनिटी से मजबूत होते हैं और अमीर लोग पैसे से मजबूत होते हैं। अमीर लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं, गरीब लोग को खाने पीने का ज्यादा वो रहता है, लेकिन बर्बाद दोनों है। अगर नेचर को सही रखा होता, मिल के रहते, तो कंपटीशन नहीं होता। तो कंपटीशन में दो लोग किसी एक रिसोर्स के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं। और जब दो लोग लड़ते हैं तो दोनों का क्या होता है, नुकसान होता है, दोनों माइनस में। तीसरा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म हर वो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कॉज करती है, जो पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट्स किस पे फीड करते हैं, होस्ट पे फीड करते हैं। पैरासाइट्स जनरली फीड्स ऑन होस्ट बॉडी। तो जो होस्ट बॉडी होती है उसका नुकसान होता है, और जो पैरासाइट आते हैं उनका फायदा होता है। जैसे आपके ऊपर कोई बैक्टीरिया आ गया, उसको बीमारी कॉज करनी है, बैक्टीरिया का फायदा हो रहा है, उसको आपसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है आपके अंदर, और आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो पैरासिटिज्म में भी एक का फायदा होता है और एक का नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक बायोटिक स्पेसीज या एक पॉपुलेशन का फायदा हो रहा होता है और दूसरे को ना फायदा है ना नुकसान है उससे, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपना फायदा कर रहा है, और दूसरे को क्या है, ना उससे फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, किसी भी तरह का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मान सकते हैं आप,
इसका कोई एग्जांपल आप लोग सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। लेट मी थिंक द एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म। इसमें एक का फायदा हो और एक को कोई फायदा, ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा हो। देखिए, एक चीज होता है काउडंग। काउडंग का यूज करके हम अपना क्या कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं। काउडंग के केक्स बनाए जा सकते हैं, उससे मीथेन निकाला जा सकता है, गोबर गैस बनाया जा सकता है, हमने पढ़ा। तो हम अब से बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन इससे जानवरों का जो काउडंग है, या फिर मान लीजिए कोई अदर जानवर का ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको क्या फायदा हो रहा है? उसको क्या फायदा? आप लोग कहेंगे उसकी गंदगी साफ हो रही है। गंदगी तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे साफ होनी ही थी। ठीक है, तो उससे आप इन्वायरमेंट को फायदा कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं है, वो न्यूट्रल है। उसको उससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपने उसके प्रोडक्ट से क्या लिया, फायदा लिया। तो ये क्या है, कॉमेंसलिज्म है। आप लोग कोई एग्जांपल सोचिए। स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स में एक का फायदा हो रहा है, एक का नुकसान होगा। और कुछ? कॉप्रोफाइलस कह सकते हैं, कॉप्रोफाइलस। जितने भी कॉप्रोफाइलस ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सक्रीटा खाते हैं, ठीक है, तो जो एक्सक्रीटा खाते हैं उनका क्या होता है, फायदा होता है। और जो नहीं खाते हैं, मतलब जो खाते हैं उनका फायदा होता है, और जिनका खाते हैं ना उनको फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। और बताइए। एक बच्चे ने कहा स्कैवेंजर्स। सो एनीवन एल्स देन स्कैवेंजर्स? रैबिट। रैबिट का क्या फायदा है, और भाई रैबिट तो अपना फायदा ले रहा है और पेड़ पौधों का नुकसान कर रहा है, अगर वो पेड़ पौधे खा रहा है तो। और वैष्णवी पूछना चाहती है, एक मिनट, हैंड रेस किया है इन्होंने। वेयर इज माय पेन? दो एग्जांपल हो गए, एक स्कैवेंजर्स हो गए, एक कॉप्रोफाइलस हो गए। वैष्णवी कुछ कहना चाह रही है। और सर एक ट्री फॉक्स रहते हैं, हम एक जगह पॉइंट पढ़े थे एनसीईआरटी में 11th के, कि वो जो एसोसिएट होते हैं वो प्लांट्स को मतलब कुछ अच्छा, मतलब वो खुद के लिए फूड के लिए उसमें एसोसिएट होते हैं, लेकिन उसमें प्लांट को कोई हार्म नहीं पहुंचता। ट्री फ्रॉग्स। एपीफाइट्स। ट्री फ्रॉग भी कहा आपने? यस सर। हाँ ठीक है, ट्री फ्रॉग भी हो सकता है। इनसे प्लांट को और कोई सर हार्म नहीं। लेकिन आप जो बोले, यस सर, सर कॉप्रोफागस बोले जो अपना खुद का मतलब वेस्ट मटेरियल खाता है, तो सर वो तो रैबिट भी उसमें एग्जांपल आता है कि नहीं? कॉप्रोफाइलस रैबिट क्या वेस्ट मटेरियल खाता है, एक्सक्रीटा खाता है? सर आई रियली डोंट यस नो अबाउट। सर, वो खुद का, यस सर, मतलब वो खुद का का देखो एक्सक्रीटा एक अलग खाता है। चीज है, वो उसका बिहेवियर है। लेकिन नेचुरल फूड में वो क्या कंज्यूम करता है? मैंने आई थिंक सुना अच्छा है ये हर्बीवोर्स चीज। होते हैं। हाँ, नेचुरल फूड में वो क्या सर कंज्यूम लेकिन, करता है? जैसे सर लेकिन वो स्कैवेंजर्स है, अपना वेस्ट स्कैवेंजर्स है, मटेरियल भी खाता कॉप्रोफाइलस है। ये तीनों आएंगे इस है। कैटेगरी यस में। सर। यस और सर। कुछ? सर लेकिन हम सुने थे कि वो मतलब खुद का वेस्ट मटेरियल खाता है, बहुत 10th सारे क्लास ऑर्गेनिज्म में जब ऐसे भी पढ़े होते थे। हैं जो अपने पी को अपनी बॉडी के ऊपर वो करते हैं ताकि स्मेल प्रोड्यूस हो, फीमेल को अट्रैक्ट। वो उनका पर्सनल यस सर। बिहेवियर है। यस। हाँ, नॉर्मल में अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो उनको माना जाएगा।
तो जितने भी डिकम्पोजर्स की कैटेगरी है सब इसमें आ सकते हैं कॉमेंसलिज्म में। अब आते हैं एमेंसलिज्म, जिसमें एक को तो नुकसान हो रहा है और एक को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। जैसे हाथी है, हाथी जब चलता है तो बहुत सारे इंसेक्ट्स, एंड्स और जितने भी वो उस सरफेस एरिया में आने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसके रास्ते में आ जाते हैं, इवन की प्लांट्स वगैरह भी, उनको क्या होता है बच्चों, नुकसान होता है। और हाथी को इससे कोई फायदा नहीं होता, तो ना उसको फायदा हो रहा है तो ना नुकसान, वो बस चल रहा है नॉर्मली। तो वो क्या है, एमेंसलिज्म है। ऐसा कोई और एग्जांपल जो आप जानते हो बच्चों? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द एग्जांपल ऑफ एमेंसलिज्म। बच्चे हैं कि नहीं, है ना? बताइए भाई, एमेंसलिज्म का सोचेंगे तो मिल जाएगा। एक को नुकसान और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। वैष्णवी कुछ कहना चाह रही हैं, चलिए ठीक है। बोलिए वैष्णवी। सर जो कैटल ट्रैम्पल जो होते हैं मतलब कि वो जो ग्रास पे चलते हैं तो ग्रास का मतलब उसका ना मतलब वो जो भी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है, उसको क्रश कर देते हैं ग्रास को। ठीक है। और लेकिन वो जो जो चलते हैं उनको तो कोई फायदा नहीं ना होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। कैटल्स वगैरह। तो ब्रेड ये तो माउल्ट में इसमें किसी ने कहा है, एमेंसलिज्म। ब्रेड माउल्ट में दोनों, एक यस को सर। फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है। और ब्रेड में यस सर, ब्रेड मॉल में भी। दूसरा जो पॉपुलेशन है वो लिविंग नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल में ध्यान रखना है कि दूसरा पॉपुलेशन लिविंग होना चाहिए। सर पेनिसिलिन के केस में मतलब हाँ, पेनिसिलिन के केस में हो एक सकता है। पेनिसिलियम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक की पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है उसकी वजह से। पेनिसिलियम में एमेंसेलिज्म आ सकता है। और बता, कुछ एक्वेटिक से रिलेटेड बताइए, पानी वानी से। सोचिए थोड़ा। वैष्णवी कुछ कह रही है। हाँ वैष्णवी सर बताइए। जो रेड सर जो रेड एल्गी होते हैं तो उनका जो वो टॉक्सिक रिलीज करते हैं ना, तो वो तो उनके लिए तो कोई हार्म नहीं होता, मतलब वो निकालते हैं, लेकिन दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है रेड एल्गी जो टॉक्सिक रिलीज करते हैं। कह सकते हो। सर मतलब जितने भी हायर एनिमल है जो सी में पाए जाते हैं वो सब तो मैक्सिमम बहुत सारे एनिमल टॉक्सिक रिलीज करते हैं, तो जो टॉक्सिक नहीं, रिलीज करते हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिक रिलीज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। रेड एल्गी ऐसे केस में बचाने यस के लिए सर, भी करती है, नॉर्मली भी सिक्रीट करती है। उसका अरीज। नेचर ही यही है ना। हाँ, जैसे स्कॉर्पियन है, अरीज। अरीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आरिश ताबिश, बोलिए भाई। उसका हैंड रेज है लेकिन वो बोल ही नहीं रहा कुछ। मे भी हो सकता है ऐसे ही। अच्छा, हटा दिया उसने हाथ।
ये दो बच्चे और कहाँ चले गए? मेरी आवाज तो क्लियर आ रही ना बच्चों? हैंड रेस कीजिए। मैं क्लियरली ऑडिबल ना? व्हाट हैपन विद द स्टूडेंट्स? प्राची आप बताइए। सर जैसे कि डॉग किसी भी ह्यूमन को काट रहा है तो उसको ना फायदा रहा ना ही नुकसान हो रहा, लेकिन जिसको काट रहा है उसको नुकसान हो रहा है। हाँ ठीक है, कह सकती हो। हालांकि कई बार डॉग अपनी सेफ्टी में भी काटते हैं, लेकिन जो ट्रेन डॉग्स होते हैं जो ऐसे ही काट रहे हैं, उनको फायदा हो रहा, नुकसान कुछ नहीं हो रहा, बस वो काट रहे हैं। कुछ डॉग्स के लिए ये चीज कही जा सकती है। ओजस्वी भी कुछ कहना चाह रही थी क्या? ओजस्वी? ओके, नहीं शायद कुछ नहीं कह रहा। ठीक है बच्चों, तो ऑलरेडी हमने एवेंसलिज्म के काफी एग्जांपल पढ़ लिए। म्यूचुअलिज्म में जिसमें दोनों को फायदा हो रहा, कोई एग्जांपल बताइए। जैसे लाइकेंस वगैरह है, माइकोराइजा है, ठीक है। रूट और फंजाई के बीच में, फंजाई और एल्गी के बीच में एसोसिएशंस जो होते हैं, जिसमें एक दूसरे से दोनों बेनिफिट ले रहे होते हैं। प्लांट्स में एपिफाइट्स या अदर बैक्टीरियल का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सेप्रोफाइट्स में सेप्रोफाइट्स में आप कह सकते हैं एक को फायदा हो रहा है और एक को न फायदा नहीं। सेप्रोफाइट्स भी इसी में डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में ही आएंगे। ये सब कॉमेंसलिज्म है। डिकम्पोजर्स जो ऑर्गेनिक वेस्ट को या लिविंग वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। हनी गाइड्स एंड ह्यूमन, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। हनी गाइड्स एंड ह्यूमन, ठीक ठीक। नेक्टर मतलब फ्लावर और बीज। हनी बीज उनको उनका पॉलन कैरी कर देती हैं और ये उनको नेक्टर दे देते हैं बदले में। म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल्स, कई सारे एग्जांपल्स हैं, हालांकि आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। हाँ? प्रीडेटर के जो एग्जांपल है, प्रीडेटर तो आप लोग सब पहले से ही जानते होंगे, ठीक है। प्रीडेटर और प्रे से ही जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बना हुआ है, ठीक है। दैट लेडी बर्ड्स एफिड्स को कंट्रोल करते हैं और ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो को। ये उनके प्रीडेटर्स हैं, ठीक है। और दोनों से आपको फायदा होगा, लेकिन ड्रैगन फ्लाइज बहुत कम हो गई हैं अब नेचर में। और लेडी बर्ड्स तो दिख ही जाते हैं खैर, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाइज काफी कम हो गई हैं, तो मॉस्किटो बढ़ते जा रहे हैं। ये देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना रह गया। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अरे वाह। हाँ बच्चों, ये बताइए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। प्रे जो होते हैं, प्रे जो शिकारी से बचने के लिए प्रे अपने अंदर क्या क्या एडाप्टेशन करते हैं। एक यहाँ पर लिखा है कैमोफ्लेज, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। कई बार अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इतना कलर मैच कर लेते हैं वो लोग कि सामने वाला पहचान ही नहीं पाता कि वहां कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। और कोई एडाप्टेशन बताइए प्रे का। प्रेडेटर का भी जानेंगे, प्रे का बताइए। जो शिकार होता है ना उसका बताइए आप लोग जल्दी से। पांच को एडाप्टेशन बताइए, पांचों एक साथ बताइएगा, एक एक करके मत बताइएगा, ठीक है। अगर आप वैसे मुंह से बोलना चाहते हो तो हैंड रेस कर दीजिए, हम ऐसे पूछ लेंगे एक करके। लिखना नहीं चाहते तो, लेकिन पांचों पहले सोच लीजिए, देन बताइए। जैसे कुछ प्रे हैं, जैसे कैमोफ्लेज कर ले रहे हैं, कुछ बहुत तेजी से दौड़ना भागना सीख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रे में एडाप्टेशन मिलते हैं, और बड़ा अच्छा अच्छा मिलता है।
अपने आप को बचाने के लिए जो प्रेडेटर से प्रे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें। एक बच्चे ने रिप्लाई किया, नहीं आप मुझे प्रे का नाम बताइए और प्रे का नाम के साथ बताइए उसने क्या एडाप्टेशन किया, या एटलीस्ट उनके ग्रुप का नाम बताइए। कौन है हाईली सेंसिबल, कौन प्रे इसको यूज करता है और किस सेंसरी स्ट्रक्चर को यूज करता है। बताइए बताइए। आरिस ताबिश बताना चाह रहा है, बताइए आरिस। सर दो ही वो लग रहा है। एक है कि ब्राइट कलर में, मतलब कि जो जानवर होते हैं उनकी स्किन का कलर ब्राइट होता है, जैसे कि ब्लू डार्ट फ्रॉग हो गया, हम्म। पॉइजनस, पॉइजन बताता है, मतलब कि हाँ मैं पॉइजनस हूँ। बटरफ्लाइज भी होती हैं पॉइजनस। और कुछ एक ऑक्स का वो स्पीशीज है, वो अपने यंग वंस को अपने ग्रुप के बीच में रखती है। ठीक है ठीक है, चलिए बच्चों, so let me tell you few things of prey adaptation। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारे प्रेस अपने अंदर हॉर्न्स डेवलप करते हैं, जैसे जो जंगली ऑक्सिस वगैरह होते हैं, वो क्या आप जब सींग देखोगे तो बहुत ज्यादा नोकीले होते हैं। तो अगर शेर वेर या लायन उन पे अटैक कर देता तो वो अपने हॉर्न की हेल्प से कई बार क्या करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। सेकंड प्रे का एडाप्टेशन जो है वो है, जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के अंदर स्क्वीजिंग पावर होता है, वो मतलब किसी भी चीज के अंदर स्क्वीज करके घुस सकता है। कोई बॉटल खाली देख लिया, कोई शेल खाली देख लिया, तो उसके अंदर जाकर छुप जाता है और अपने आप को बचा लेता है। तीसरा है, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स छोटे ही ऐसे होते हैं जो छुप जाते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जाकर के क्या हो जाते हैं, हिडन कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, जिसमें क्रैब्स वगैरह आ जाते हैं और बहुत सारे मॉलक्स, मॉलक्स तो नहीं कहेंगे, हाँ इंसेक्ट्स की बहुत सारी वैरायटीज इसमें आ जाती हैं, जो सॉइल के अंदर छुप के क्या कर लेती हैं, अपने आप को बचा लेती हैं। कई प्रेडेटर भी कई सारे ऐसा करते हैं कि सॉइल के अंदर छुप करके शिकार भी कर लेते हैं वो लोग। तो दोनों के साथ में एक एडाप्टेशन है। नेक्स्ट है रनिंग। कई सारे प्रे ऐसे हैं जो तेज भागना सीख गए, जैसे डियर्स वगैरह हैं, ये लोग रनिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। कैमिलियन, हाँ देखो कल्याणी ने बोला तो ठीक बोला, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पेड़ पर सीख चढ़ना सीख गए, आर्बोरियल हो गए। बचने के लिए क्या कर लेते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, पेड़ पर चढ़ना सीख गए हैं। और जंपिंग स्किल बहुत ज्यादा है, जैसे बंदर बंदर है या जितने भी इसके प्राइमेट्स के हैं, हम भी उसी में थे लेकिन अब हम अलग हो गए हैं। हालांकि जो ऑर्गेनिजम्स क्या कर लेते हैं, ये आर्बोरियल हो गए। कुछ प्रे के अंदर उड़ने का स्किल है, एरियल हो गए, उड़ना सीख लिया या ग्लाइड करना सीख लिया। इसका एक एग्जाम्पल है फ्लाइंग लिजर्ड। नाम सुना है कभी आप लोगों ने बच्चों, हाथ ऊपर करिएगा। वैष्णवी ने सुना है। लिजर्ड पेड़ पर रहती है, जैसे ही उसको खतरा महसूस होता है कि कोई आ रहा है उसको खाने, वो वहीं पर से जंप कर जाती है और वो अपने स्किन को इतना ज्यादा फैला लेती है, इतना ज्यादा फैला देती है, वो एक ग्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और वो आराम से ग्लाइड करते हुए नीचे आती है। ग्लाइड करना मतलब बच्चों ना उड़ना होता है ना जंप करना होता है, वो स्लाइड धीरे धीरे नीचे आना होता है, तैरते हुए बिल्कुल हवा में, तो इसको ग्लाइडिंग कहते हैं। तो फ्लाइंग लिजर्ड ने उसको अडॉप्ट कर लिया। फ्लाइंग स्नेक, फ्लाइंग स्नेक, फ्लाइंग स्क्वायर, हाँ फ्लाइंग स्क्वायरल भी उसमें आता है। फ्लाइंग स्नेक को आप कह सकते हो, हाँ कभी कभी बचने के लिए वो भी ये काम कर लेता है। कई ऑर्गेनिज्म, कई प्रे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और कई ऐसे हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं।
लाइट प्रोड्यूस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ईल है, ईल अपने आप को जब खतरा फील करती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और जो बायोल्यूमिनेसेंट वाले हैं, जैसे एक इंसेक्ट होता है वो भी बायोल्यूमिनेसेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है। और जितने भी आपके टीनोफोरा के मेंबर्स हैं वो सब लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। डॉग्स का स्मेलिंग सेंसर है कि वो खाने के लिए, बचने के लिए नहीं है मेन, वो खाने के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या बता रहे थे हम, इलेक्ट्रिसिटी लाइट। एक ये है पफर फिश है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो बहुत ज्यादा अपने आप को क्या कर लेता है, फुला लेता है जब भी उसको खतरा फील होता है, तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। फिश होता है लेकिन इतना एयर भर लेता है कि वो एकदम बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। कितने बच्चों ने वो फिश देखी है या नाम सुना है उसका? ओजास्वी ने सुना है, शायद देखा है, वैष्णवी ने भी, आरिज ने भी। ठीक है, नहीं देखा है तो एक बार पफर फिश को देखिएगा आप लोग। उसको उसको जैसे ही खतरा फील होता है ना वो ऐसे ही कर लेता है। एक स्नेक है जिसको हम लोग कोबरा कहते हैं, कोबरा के पास आर्टिफिशियल आई होती है। एक आई तो मेन है ही, एक आई जो होती है उसके फन में बनी होती है, बड़ी सी इनलार्ज्ड आईज। कोबरा तो देखा होगा। हाँ, स्पाइंस वाले फिशेस भी हैं, और स्पाइंस मैं बता रहा हूँ अभी, इसमें भी कोबरा देखा है बच्चों। उसकी उसकी एक नकली आई होती है जो उसके फन के अंदर बनी होती है, गोल गोल सी। किसी ने वो देखा है? नहीं देखा क्या? हाँ देखा होगा। तो वो डराने के लिए है, ताकि प्रेडेटर उस पर अटैक ना करे। ठीक है, सामने वाला जो अटैक कर रहा है वो डर जाए बड़ी बड़ी आंख देख के। हालांकि जो आंख होती है वो माउथ के पास ही होती है, बिल्कुल छोटी सी। नेक्स्ट है, बच्चे ने बोला स्पाइन्स। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें स्पाइन्स होते हैं, जैसे स्पाइनी एंट ईटर है या अदर स्पाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो अपने स्पाइन्स बॉडी पे ग्रो करा लेते हैं ताकि कोई उनको काटने आए या खाने आए तो वो स्पाइन्स उनको चुभे और वो बच जाए। कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए शेल्ड लाइक स्ट्रक्चर, हार्ड कवरिंग अपने ऊपर ग्रो करा लेते हैं। जितने मॉलस्क हैं या जो टोर्टोइज होता है, ये लोग अपने बॉडी के ऊपर क्या कर लेते हैं, हार्ड लेयर डेवलप करा लेते हैं ताकि कोई इनको खा ना पाए। ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारे अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ लिया यहाँ पर। अगर आपके दिमाग में और कुछ भी है इसको लेकर के बचने के लिए और कुछ टेक्निक, हालांकि हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया, हमने सिर्फ 4-5 पूछा था आपसे। वैष्णवी कुछ कहना चाह रही है? अच्छा, हाँ वैष्णवी बोलिए। सर जैसे कि अगर कोई भी मतलब उसका जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि वो सेंसेशन उनका बहुत तेजी से होने लगे, ये भी तो एक एडेप्टेशन है वो बचने का। बिल्कुल बिल्कुल, सेंसरी स्ट्रक्चर्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से डेवलप करते हैं। जैसे ये जो जितने भी हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है, जैसे डियर वियर की जो फैमिली है, इनके कान बहुत तेज होते हैं। ये हल्की सी भी मूवमेंट को तुरंत देख लेते, मतलब सुन लेते हैं। इनके कान बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, तेज होते हैं। जो बिल्लियां होती हैं या जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, वो दूर से ही देख लेते हैं कि कुछ खतरा तो नहीं है उनके ऊपर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका नेजल सेंस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हालांकि जो सेंसरी ऑर्गन का फंक्शन है वो प्रीडेटर में ज्यादा ग्रो होता है। मतलब जो लोग शिकार करते हैं ना उनके अंदर और ज्यादा ग्रो होता है सेंसरी वाला काम। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग शिकारी की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स ज्यादा ग्रो है। और जो शिकार होने वाला रहता है उनके अंदर सेंसरी के अलावा जो उनको शिकार करने आ रहा है ना, उसको लेकर के बहुत ज्यादा वो लोग वो एडाप्टेड होते हैं। ठीक है, कई लोग गड्ढा वड्ढा खोद के रहते हैं, ऐसे होल बना करके बचने के लिए अलग अलग तरीके का वो होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे प्रीडेटर का भी एडाप्टेशन बताना पड़ेगा। कर लोगे ना बच्चों प्रीडेटर का एडाप्टेशन? हाँ, आर्माडिलॉग वाला भी शेल्ड में आ जाएगा। पीचर प्लांट
प्लांट का तो मैंने बताया नहीं, प्लांट में बहुत सारे हैं। फीचर प्लांट का जो एडाप्टेशन है वो शिकार करने के लिए, वो प्रेडेटर है, इंसेक्ट का शिकार करता है वो। ठीक है, हमने सिर्फ एनिमल्स का ही अभी डिस्कस किया यहाँ पर। वैष्णवी कुछ कहना चाह रही क्या, या ऐसे ही हैंड रेज किया? ऐसे ही किया था, ओके। So hopefully you all have cleared this particular thing, that how predator and prey adapted to various environmental conditions so that they can be safe from different kind of varieties of predators. ठीक है, अब मान लो फिशेस को, जैसे कहा जाए फिशेस जो होती हैं वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करती हैं, तो आप कह सकते हो स्पाइंस रखती हैं, और फिशेस बहुत ज्यादा फिसलती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है उनके ऊपर, तो जल्दी कोई पकड़ नहीं पाता उनको। जो मतलब जो वो वाले कई फिशेस ऐसी होती हैं जो ग्रुप में चलती हैं, अचानक से कोई अटैक होता है तो कंफ्यूज कर देती हैं इधर उधर होकर के। तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग वेराइटीज ऑफ एडाप्टेशंस पाए जाते हैं। So we will go to the next slide now. मोनार्च बटरफ्लाई का क्या है, हंटिस टेस्टफुल, ये एक और एडाप्टेशन है। ये बटरफ्लाई जो होता है अपना टेस्ट, कई ऐसे होते हैं जो बहुत गंदा स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बुरा टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ताकि कोई और उनको खा ना पाए। ठीक है, ताकि प्रे बर्ड्स उनको क्या ना कर पाए, शिकार ना बना पाए। तो दिस इज ऑल्सो एन एडाप्टेशन। हार्बीवोर्स जो होते हैं प्रीडेटर्स होते हैं किसके, प्लांट के होते हैं। तो प्लांट्स अपने आप को लेके कोई अडेप्टेशन कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा नहीं है सच कुछ, आप बता सकते हैं। जैसे हार्बीवोरस जो होते हैं ये प्लांट्स को लेकर के, प्लांट्स को बहुत ज्यादा तेजी से खत्म कर देते हैं, तो प्लांट्स क्या करेंगे इसको लेके? प्लांट क्योंकि लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं बच्चों, तो वो एक ही काम कर सकते हैं, स्पाइन्स, हाँ स्पाइन्स या थॉर्न्स ग्रो कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो लीव्स हैं वो ज्यादा हाइट पर ग्रो कराएं, इतनी हाइट पर कि हार्बीवोरस वहां पे पहुंच ना पाए। ठीक है, सो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर देम, बट स्टिल प्लांट के अंदर इतना ज्यादा एडाप्टेशन नहीं पाया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। ये कैमोफ्लेजी का एक नजारा देख लीजिए आप लोग, कैसे इंसेक्ट बिल्कुल लीफ की तरह बन के छुपा हुआ है इसमें, ये देख लीजिए। These are also several adaptations of the insects hiding in the plants. थॉर्न्स का भी हमने डिस्कस कर ही लिया, एकेशिया में होता है। प्लांट्स भी सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि कैलाट्रोपिस करके एक प्लांट है, कैलाट्रोपिस करके एक प्लांट है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लाइकोसाइड, जिससे क्या होता है हार्ट का, ये हार्ट का पॉइजन क्रिएट करता है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको, जो अपने अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं कि कोई एनिमल उनको खाने आएगा तो वो उसको बहुत नुकसान करेगा। इसीलिए जैसे निकोटीन वाला है, कैफीन वाला है। ठीक है,
निकोटीन है, कैफीन है, क्विनीन है, स्ट्राइकिन, ओपियम, ये सब नशीली पदार्थ हैं। क्या है? नशीले पदार्थ हैं। तो जब कोई खाता है तो वो चक्कर आने लगता है, वो घूमने लगता है। अब प्लांट्स को लगा था कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, ह्यूमंस ने इनको इसी के चक्कर में डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब ये बेचारे क्या करें, प्लांट्स ये फंस गए। ये हर्बीवोरस से बचने के लिए ये सब काम कर रहे थे और ह्यूमंस की नजर इन पे पड़ गई। बस ह्यूमंस ने कहा हमको तो अच्छा लगता है, हमें और दीजिए, ये चक्कर आने वाली चीजें और ये सब पदार्थ दीजिए, हम इसको और कंज्यूम करेंगे। अब ये बेचारे और ज्यादा डिस्ट्रॉय किए जाने लगे। ठीक है बच्चों, competition. So competition can be either can be food, breed, area and other resources. खाने के लिए कंपटीशन होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ब्रीडिंग के लिए होता है या रिप्रोडक्शन के लिए, तीसरा एरिया को लेकर के होता है और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के भी हो सकता है, जैसे पानी वगैरह है, इन सब को लेकर के भी हो सकता है। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Abingdon tortoise in Galapagos Island becomes extinct within a decade after goats were introduced into the island. गोट्स के आने की वजह से टॉर्टोइस क्या हो गए, वहां पर से चले गए। अब जाहिर सी बात है, लैंड हैबिटेट को इन लोगों ने वो कर लिया, गोट्स ने वो कर लिया, सारे ग्रासेस ये खाने लगे, तो कंपटीशन बढ़ गया, तो बेचारे गायब हो गए। ठीक है, द रीजन इज हियर ओनली। अब जैसे जू प्लैंक्टन दो ऑर्गेनिज्म का खाना है, फ्लैमिंगो फिश, फ्लैमिंगो एक बर्ड है और फिश, दोनों जू प्लैंक्टन्स पे फीड कर रही हैं। तो अब दोनों ऑर्गेनिज्म जू प्लैंक्टन पे वो कर रही है, तो दोनों के बीच में अब लड़ाई रहती है, कौन ज्यादा खाएगा कौन नहीं खाएगा। अगर जू प्लैंक्टन खत्म हो गया तो दोनों मरेंगे फिर। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या कर सकती हैं, कंपटीशन को लेकर के फाइट कर सकती हैं। अब गॉस का कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही रिसोर्स के लिए लड़ाई कर रही हैं, ठीक है, तो उसमें एक ही कोई रहेगा, मतलब एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती। ये कहावत सुना है आप लोगों ने? कितने बच्चों ने सुना है? हाथ रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए। एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो गॉस का कॉम्पिटिटिव रूल वही है। इन्होंने कहा कि जब भी किसी एक चीज को लेकर के दो स्पेसीज के दो इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन होगा, तो वहां पर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, समझौता नहीं होगा, एक ही बचेगा और वो एक जो होगा वो सुपीरियर ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? सो यू हैव टू से दैट ओनली वन एग्जिस्ट एंड दोज एग्जिस्ट विच इज नोन एज सुपीरियर। और जो नहीं एग्जिस्ट करेगा उसको या तो छोड़ के भागना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, एंड इट इज नोन एज इंफीरियर स्पीसीज ऑफ दैट वेरी एरिया। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं कि वो कंपटीशन करने के बजाय को एग्जिस्टेंस को वो करते हैं। किसको महत्व देते हैं? को एग्जिस्टेंस को। मतलब वो उसी लिमिटेड रिसोर्स को मिल बांट करके चलाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि दो स्पेसीज है जो कि एक ही रिसोर्स पे फीड करती है, तो अपना कंपटीशन अवॉइड कर लेते हैं। कैसे? अपने फीडिंग टाइम को अलग अलग करके। एक दिन में जाके खा रहा है तो एक रात में खाना शुरू कर दे रहा है। जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म, शेर का भी शिकार है, टाइगर का भी है, पैंथर का भी है, सबका है।
ठीक है। तो उसमें से कोई ऐसा है जो जब शेर शिकार नहीं करता उस टाइम जाके शिकार करता है प्रोडक्ट्स को, कोई ऐसा है जो पेड़ पर ले जाके धीरे से कर ले रहा है शिकार। तो सबका फूड वही है, लेकिन सब शिकार अलग अलग तरह से कर रहे हैं, तो ये को एग्जिस्टेंस है। जब एक ही फूड के लिए एक से ज्यादा लोग क्या करें, कॉम्पीट कर रहे हो, तो दोनों सब आपस में अंडरस्टैंडिंग करके उस चीज को शिकार करें, उस चीज को खाएं, वो उसको हम क्या कहते हैं, को एग्जिस्टेंस। ठीक है बच्चों। जैसे कि पानी में ये कौन सा जानवर होता है, क्रोकोडाइल भी रहता है जो कि प्योर कार्निवोर है। ठीक है। और एक और खतरनाक सा जानवर रहता है, हिप्पो नाम है उसका, हिप्पोपोटामस बोलते हैं उसको शायद, वो भी रह रहा है मान लो, वो कार्निवोरस नहीं है। तो दोनों बड़े ऑर्गेनिज्म है और दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं एक साथ, हालांकि उनका फूड अलग अलग है, तो उसको हम कोएग्जिस्टेंस में नहीं लिख सकते, लेकिन दोनों का फूड क्या है, अलग अलग है। लेकिन हाँ, अगर उसमें मान लीजिए कोई बड़ा सा सांप सांप भी रह रहा हो, एनाकोंडा भी रह रहा हो और क्रोकोडाइल भी है, और दोनों को क्या करना है, कार्निवोरस फूड ही खाना है, तब भी दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर हम इसके साथ कंपटीशन करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, या ये हमारे साथ आएगा तो ये भी नहीं जीत पाएगा, एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, तो कोएग्जिस्ट करते हैं। कई सारे पानी में बड़े सांप और ये क्रोकोडाइल दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनका फूड सेम है। समझ में आया बच्चों? देखो, मैक आर्थर ने बताया कि एक बर्ड की स्पीसीज है वार्बल्स। ठीक है। इनकी 5 स्पीसीज एक ही पेड़ पर को एग्जिस्ट करती हैं और कंपटीशन को अवॉइड करती है, अपने अपने बिहेवियरल डिफरेंस और फोरेजिंग एक्टिविटीज। फोरेजिंग मतलब जब वो शिकार करने जाते हैं वो वाली एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर। तो 5 अलग अलग स्पीसीज एक साथ रह रही है को एग्जिस्टेंस के साथ। मतलब उन्होंने अपने आप को इस तरह अडाप्ट कर लिया है कि जब तुम शिकार करने जाओगे तो हम नहीं करेंगे, हम करने जाएंगे तुम मत करना, जहां पर हम रह रहे हैं वहां तुम मत आना, जहां तुम रह रहे हो वहां हम नहीं आएंगे। इस तरह से उन लोगों ने एक ही पेड़ पर को एग्जिस्टेंस करना सीख लिया। ठीक है बच्चों, हैंड्रेस की ये समझ में आ गया, वार्बल्स की कहानी इजी है। पैरासिटिज्म में तो भाई देखो, पैरासिटिज्म का जो होता है उसमें एडाप्टेशंस पढ़ना बहुत जरूरी है। पैरासाइट्स क्या क्या एडाप्टेशन कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर। तो पैरासाइट्स सेंसरी ऑर्गन्स लॉस कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती है। सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं, आपने प्लेटी हेलमिंथिस में पढ़ा होगा कि उनके पास हुक्स और सकर्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी फूड ले लेते हैं वो प्योर न्यूट्रिशन में लेते हैं और डायरेक्ट बॉडी में यूटिलाइज होता है वो। ठीक है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा बढ़ा लेते हैं वो लोग, इसलिए ताकि जल्दी जिस बॉडी में भी जाएंगे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ग्रो होंगे, और जितना ज्यादा अमाउंट में ग्रो होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उनका वो होगा। एक और चीज, कभी कभी बहुत थिक क्यूटिकल ग्रो कर लेते हैं, मतलब स्किन के ऊपर हार्ड लेयर ग्रो कर लेते हैं, या फिर सिस्ट डेवलप कर लेते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। नेक्स्ट चीज यह है बच्चों कि कई बार ऐसे जो पैरासाइट्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो इसका मतलब कि कभी मान लो किसी होस्ट के अंदर अगर ये गए, तो वहां पर अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिल रहा है तो भी ये सरवाइव कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे हार्मफुल एंजाइम्स लेकर के जाते हैं या एंटी एंजाइम्स लेकर के जाते हैं, ताकि कोई बॉडी का एंजाइम इनको हार्म ना कर पाए, या ये किसी बॉडी को अगर हार्म करना चाहे तो आराम से अपने एंजाइम से हार्म कर सकते हैं। जैसे एस्केरियासिस है, वो जा करके आपके लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यू को डिसॉल्व करता है, तो अपने एंजाइम्स, अपने हार्मफुल एंजाइम्स की वजह से करता है। लेकिन मान लो कोई बैक्टीरिया है या अदर कोई है जो आपके स्टमक के एंजाइम से बच के निकल रहा है, तो उसके पास उसके लिए एंटी एंजाइम्स हैं, इसी वजह से बच के निकल पा रहा है। तो ये सब क्या है, एक रीजन माने जाएंगे किसके लिए,
किसके लिए बच्चों? पैरासिटिक एडाप्टेशंस के लिए। पैरासाइट्स कभी कभी एक ही होस्ट पे अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, उनको मोनोपैरासिटिक बोलते हैं या मोनोजेनेटिक बोलते हैं। अगर एक ही होस्ट सिंगल होस्ट वाले पैरासाइट्स को क्या कहते हैं बच्चों? मोनोजेनेटिक कहते हैं। और किसी के अगर दो होस्ट हैं तो ऐसे पैरासाइट्स को हम क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक या फिर बाइजेनेटिक। जैसे मलेरिया का है, तो मलेरिया के पैरासाइट में मॉस्किटो भी है और ह्यूमन भी है। ह्यूमन का जो लीवर फ्लूक है उसमें स्नेल हो सकता है, फिश भी हो सकता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरमीडिएट होस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, दो होस्ट वाले हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जैसे आपका टाइफाइड है, मोनोजेनेटिक होस्ट है वो, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले रहा है? हाँ, हो गया। एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर रह करके अटैक करते हो, जैसे लाइस एंड टिक्स है, ये सब जुएं जो होते हैं, ठीक है, या खटमल वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या है? एक्टोपैरासाइट्स हैं। मैराइन फिश के लिए कॉपी पॉट्स होते हैं। हालांकि याद करो ना करो, मुझे भी, मैं पहली बार वर्ड सुन रहा हूँ कॉपी पॉट्स, बट या दे आर द एक्टोपैरासाइट्स ऑफ मराइन फिश। कैस्कटा रिफ्लेक्सा आपको पता होगा, पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? ट्री के ऊपर ही ग्रो होते हैं या प्लांट के ऊपर ग्रो होकर के प्लांट का ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये नीट में पूछा भी गया है कैस्कटा के बारे में, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ये, उस स्ट्रक्चर का नाम ऑस्टोरिया कहलाता है। कैस्कटा जिस स्ट्रक्चर से अपना वो लेता है न्यूट्रिशन, उसको ऑस्टोरिया कहते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये लेते हैं अपना न्यूट्रिएंट। कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में एपिफाइट्स हमने बोला था पहले भी, उस टाइम भी बोला था एपिफाइट्स होते हैं। एपिफाइट्स मतलब एक प्लांट जो दूसरे के ऊपर पार्शियली ग्रो हो रहा है लेकिन अपना फोटोसिंथेसिस खुद से कर रहा है, तो उसको हाइट मिल गई उस प्लांट की वजह से, और दूसरा प्लांट जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा है उसका उससे ना कोई फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है? कॉमेंसलिज्म है, एक का फायदा और एक का ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। कई सारे ऐसे होते हैं, फिशेज होते हैं जो बड़े बड़े, जो लार्ज एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, उनके पीठ पर या साइड में होकर के घूमते हैं ताकि कोई बड़ा फिश आके उनका शिकार ना कर पाए। तो इससे बड़े फिश को कोई वो भी नहीं हो रहा है। जैसे मान लो अगर डॉल्फिन घूम रही है, तो डॉल्फिन जिन फिशेस को नहीं खाती, वो फिशेस आके डॉल्फिन के पीठ के पीछे छुप जाए या इधर उधर आ जाए, तो बाकी फिशेस से वो बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉल्फिन का स्ट्रक्चर बड़ा है, ठीक है बच्चों। जैसे बर्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल्स, एसोसिएशन बिटवीन एग्रेट एंड ग्रेजिंग केटल्स। एग्रेट्स जो होते हैं ये बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं केटल्स जहां पर ग्रेस कर रहे हो उसी के अगल बगल शिकार करते हैं, ताकि क्या मिल जाए उनको? आराम से इंसेक्ट्स मिल जाए, क्योंकि कैटल्स जो ग्रासेस खाएंगी वहां के इंसेक्ट्स उड़ेंगे, और इंसेक्ट्स उड़ने पर ये आराम से इंसेक्ट्स को आराम से खा सकते हैं। तो इससे कैटल्स को ना कोई फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, अपना ग्रास खा रहे हैं, लेकिन एग्रेट्स एग्रेट्स को फायदा हो जा रहा है। द क्लाउन फिश लिविंग along with sea anemones, क्लाउन फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम। ये क्लाउन फिशेस जो होती हैं सी एनिमोन्स के अगल बगल या इसके साथ ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सी एनिमोन से क्या मिल जाता है? प्रोटेक्शन मिल जाता है, और जिससे वो प्रेडेटर से बच जाती हैं। इससे सी एनिमोन को ना फायदा होता ना कुछ। सकर फिश शार्क के पीछे बैक पे अटैच हो जाती है, जिससे वो क्या होता है? शार्क को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है, शकर फिश बड़े प्रेडेटर से बच जाती है। दिस इज कॉमेंसलिज्म एग्जाम्पल। कॉमेंसलिज्म कहाँ गया?
सीधे म्यूचुअलिज्म, चलो ठीक है, म्यूचुअलिज्म ही आ गया। तो म्यूचुअलिज्म में लाइकेंस, माइकोराइजा बता दिया, प्लांट्स का भी, नेक्टर का भी बता दिया आप लोगों को। तो म्यूचुअलिज्म को ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। एमेंसलिज्म नहीं पढ़ा हम लोगों ने। लेट्स सी, एमेंसलिज्म शायद हो। ये फिग ट्री एंड उसका पॉलिनेटर, ये भी म्यूचुअलिज्म का ही है। ये आ गया एमेंसलिज्म। इसमें एक को नुकसान होगा और एक को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। पेनिसिलिन, जैसे बच्चे ने ऑलरेडी बताया था। कैस्कटा, माइकोराइजा, रूट ऑफ हायर प्लांट्स। नहीं, ये तो गलत हो रहा है। अच्छा, नेम बताना है। चलिए बच्चों बताओ, ये बताओ क्या ये आप लोग खुद ही लिख लोगे, मैं बस देख लेता हूँ। कैस्कटा अगर ग्रो हो रहा है तो पैरासिटिज्म है, माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म है, क्लाउन फिश कॉमेंसलिज्म है, कोयल लेइंग हर एग्स इन क्रो नेस्ट, कोयल अपना अंडा क्रो के नेस्ट में दे दे रही है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसमें एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का ना फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। क्रो का क्या हो रहा है इसमें? ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, इसका नेस्ट में दे दिया तो। लेकिन एक का फायदा होगा। एमेंसलिज्म ही बोलेंगे, सॉरी कॉमेंसलिज्म ही बोलेंगे। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ बार्बर्स, इसको हम कोएग्जिस्टेंस बोलेंगे। कोएग्जिस्टेंस, कंपटीशन में ही कोएग्जिस्टेंस ई वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। बाकी का हम लोग, ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा डिस्कस करें? बायोटेक कल? बायोटेक कल से स्टार्ट करें बच्चों? यस और नो? अच्छा, इसके बाद भी एक चैप्टर है शायद। हाँ ठीक है, ऑफलाइन होगा तो सही रहेगा। इसके बाद एक और चैप्टर बचा है ना, वो चैप्टर देख लेंगे हम क्या है। हालांकि मुझे आप लोग भेज दोगे तो अच्छा रहेगा, कौन सा चैप्टर पढ़ा दें इसके बाद। कौन सा चैप्टर है जो आपके सिलेबस में भी हो? ऑर्गेनिज्म बायोडायवर्सिटी, ठीक है ठीक है। कल मिलते हैं बायोडायवर्सिटी के साथ। ओके बच्चों, बाय।